नर्मदे हर दोस्तों, आज है 7 जनवरी और मेरा नर्मदा परिक्रमा का है 69वां दिन, 69th डे। मैं आश्रम से निकल लिया था 7:10 पर। और ये जो गांव आपको दिख रहा है सामने, ये है गांव पटपरा और इसी के नाम से आश्रम था। करीब 3 किलोमीटर अंदर, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मैया के किनारे। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे की ओर। और सर्दी कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत थी, बहुत है धूप, लेकिन आज भी है। धूप निकल आई है तो थोड़ी देर बाद धूप का असर होना शुरू हो जाएगा। बाकी जब मैं सुबह उठा तो तापमान उस वक्त था, जो मोबाइल में दिखा रहा था वो दिखा रहा था 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फील जो होता है वो लग रहा था कि शायद उससे कम ही होगा। तो सर्दी अपनी चरम पर है, आप बोल सकते हैं, और भी बढ़ेगी ही। और ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और आगे लिंगा खोड़ी, लिंगा मोड़ी, ऐसा कोई जगह है जहाँ पर कि यहाँ से किनारे का रास्ता शायद शुरू हो जाता है, ऑप्शन मिलता है जाने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भोजन के वक्त तक वहाँ पहुँच पाऊँ। कितनी दूरी है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी, वो मैं चेक करूँगा और फिर कोशिश की जाएगी वहाँ पहुँचने की। तो चलिए आज की परिक्रमा शुरू करते हैं। ये देखिए, ग्राम पटपरा, रैयत, जनपद पंचायत मंडला। तो ये है गांव छपरी। छपरी गांव एक्चुअली अंदर है, तो यहाँ से रोड जाता है ये इधर को। और जो यहाँ आश्रम है शिवानंद आश्रम, वो करीब 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको अंदर। जैसे कि मैं चला था तो कल मैं यहीं आने वाला था, लेकिन फिर पीछे रुका तो करीब 3 किलोमीटर में बाहर आया। 5 तो 8 करीब 8 किलोमीटर चला होऊंगा मैं। और समय हुआ है 9:43। तो थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है जो भी है। मैं स्लो धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। और कल मैंने रात में कपड़े धुले। ठंड तो बहुत हो गई थी, लेकिन का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैंने सोचा भाई, तो कपड़े धुले और फिर बाहर डाल दिए, ये सोच के कि संभवतः मौसम खुला हुआ है तो शायद थोड़ा बहुत हवा खा जाएंगे। लेकिन वो तो सुबह और भी गीले मिले मुझे। फिर मैं उन्हें झटकार के ऐसे ही रख दिया। अच्छा खासा वजन है उनका, तो आज कम से कम 1 आध घंटे तो उन्हें धूप खिलानी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ पौड़ी लिंगा जो भी जगह है वहाँ जाता हूँ तो 1 आध घंटे तो उन्हें तेज़ धूप में डाल दूँ, तो थोड़ा सा वज़न कम हो जाए। फिर बाकी का काम कल किया जाएगा संभवतः। तो ऐसे करके सुखाना पड़ेगा। बीच बीच में एक आध कोई घर दिखता है, छोटे छोटे गांव आते हैं बीच में इधर। ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है और लोगों का ये कहना है कि शायद इसलिए समस्या आती है व्यवस्थाएं करने में। तो अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो भाई यही किया है कि एक तो जानकारी का अभाव, तो प्रॉपर जानकारी लीजिए। दूसरा, अगर आप अकेले परिक्रमा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति करते हैं, तो ये रास्ता आपके लिए है। नहीं तो ज़्यादा ग्रुप वगैरह में तो मुझे नहीं लगता कि व्यवस्थाएं इधर हो पाएंगी अभी तक जो मैंने देखा है। तो यही है। बाकी तो ऑब्जर्वेशन में धीरे धीरे देखूंगा तो बताऊंगा। आगे गांव आएगा बक्छेरा दोना, और वहाँ पर भी एक आश्रम है। 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, और समय हो रहा है 10:22। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहीं रुक के कपड़े सुखाए जाएँ, क्योंकि इस वक्त धूप सही रहती है, हवा भी चल रही है। और 11 बज जाएगा जब तक। लेकिन बताया है कि वहाँ के महाराज जी जो हैं वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं और कभी कभी भगा देते हैं लोगों को, खासकर ग्रस्त लोगों को भगा देते हैं। ऐसा सुनने में आया था, तो वो भी पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है।
हो सकता है भाई भोजन ना मिले तो कम से कम थोड़ी देर कपड़े तो सुखाए जा सकते हैं। कपड़े सुखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई ऐसे में। तो ये है ग्राम बख्शीरा दोना और आश्रम वाला रास्ता है वो शायद थोड़ा सा आगे होगा। तो ये देखिए ये है रेवा आवेश अन्नकूट, ये रास्ता है। तो मैं इधर जाऊंगा और आगे की जानकारी वहीं लूँगा मैं। ये देखिए मैया के दर्शन, और यहाँ पर मैया का जल लग रहा है दिखने में जैसे और भी कम हो गया हो। और ये है सूरजमुखी घाट पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। तो यही होना चाहिए, बाकी ऐसा लग रहा है कि लगाओ तो मैं मालूम करता हूँ। बर्तन मांजने का बोलो तो भी नाराज हो जाओ, चौका लगाओ। तो दोस्तों मैं निकल लिया हूँ यहाँ से आगे की ओर। कपड़े सुखा के इनर रह गई है थोड़ी सी गीली, और बाकी तो लगभग सूख गए हैं कपड़े। तो जब मैं यहाँ अंदर जा रहा था तो मैंने पहले ही आवाज़ लगाई, अंदर से कुंडी लगी हुई थी दरवाजे की, और जो पता था तो उधर से बाबा आए नर्मदेहर की मैंने, तो उनने पहले यही बोला यहाँ कोई नहीं है सेवा के लिए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूँगा, कपड़े सुखाऊंगा और चला जाऊंगा। तो बोले ठीक है आ जाओ। फिर मैं बैठा रहा और फिर उनने वो बैठे रहे पास में, फिर वो बातें करते रहे, मतलब सुनाते रहे कि कोई सेवा के लिए है नहीं, मैं 80 साल का हो गया हूँ, जब सेवा के लिए होते हैं सेवक तो सेवा करते हैं, अब तो सांस फूलती है, 11 बजे तक मैं बैठा ही रहता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, धूप तेज़ हो जाती है तब जाके नहा पाता हूँ, पूजा पाठ होती है, फिर खिचड़ी बिचड़ी बनाता हूँ, 3-4 बजे तो खा पाता हूँ। और बोले 2-3 दिन पहले आए थे महाराष्ट्र के 3-4 लोग और रुके थे, तो मैंने खिचड़ी बना के खिला दी थी। फिर सुबह चाय का मैंने बोला कि बना लो, तो बोलते नहीं हम बनी बनाई पीते हैं, और वो गुस्सा होकर चले गए। तो बोले मैं इसलिए पहले ही बोल देता हूँ कि भाई कोई है नहीं सेवा के लिए, मेरे से नहीं होता है अब। तो ठीक है, देखिए बुज़ुर्ग हैं, नहीं होता है तो नहीं होता है। अभी भी कोई एक सज्जन आए थे, पता नहीं बैग नहीं था, प्रक्रमवासी थे या और कोई थे, तो वो कुंडी खोल रहे थे, तो तभी उनने बोल दिया कोई नहीं है सेवा के लिए जाओ। तो यही है। अभी तो इस आश्रम काफ़ी बड़ा है, सुविधायुक्त है, सारी सुविधाएं हैं उसमें, और अच्छी खासी परिक्रमावासियों को विश्राम दे सकते हैं। लेकिन क्या सदाव्रत कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो, या कोई और कैसे हो सकता पता नहीं। मतलब बाबा की बातों से ऐसा नहीं है। फिर बाबा ने बाद में पूछा चाय पीते, उन्होंने चाय बना के दी, बिस्किट दिया मुझे, और मैं बैठा रहा, फिर वो अपना काम करते रहे। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि मन से कोई ख़राब हैं। काफ़ी देर तक वो बोलते रहे कि वृद्ध होने पे ये करते हैं, अब जवान थे जब तो हो जाता था, अब नहीं बनता है, अब पूजा पाठ में भी वृद्ध होने पे उतना थोड़ी होता है जितना कि पहले होता है, पहले करना चाहिए, कर करके। तो उनकी बातें ठीक थी अपनी जगह। और तो मुझे ऐसा तो कहीं से नहीं लगा कि उनके मन में या कुछ भाव गलत है या हृदय उनका अच्छा नहीं है। मुझे ये लगा बातों से भाई कि मजबूर हैं, वो मजबूरी है उनकी और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नहीं कर सकते जो चीज़ तो उसे फिर क्यों सिर पे लो। अगर कोई आ जाएगा, कोई भूखा बैठा रहेगा तो भी समस्या है, तो हो सकता है इसलिए वो भगा भी देते हो। बोल रहे थे कि कोई आ भी जाता है तो ना कोई बर्तन में मदद कराता है ना कुछ कराता है, तो कोई है नहीं उनके पास कुल मिला के। तो अब मैं आगे निकल रहा हूँ, धीरे धीरे ही चलूँगा मैं आज नर्मदेहर। और उसका कारण ये है कि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मैंने पानी नहीं पिया है ज़्यादा, तो पानी की कमी हो गई है शायद शरीर में, तो मसल्स में खिंचाव हो रहा है। तो 2-3 दिन से मुझे लग ही रहा था कि मैं पानी बहुत ही कम पी रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पानी ठंडा ही मिलता है,
परसों ज़रूर जहाँ रुका था उनने गर्म पानी तो मैंने पिया था थोड़ा, लेकिन कल मैंने बहुत कम पानी पिया है और आज भी कम पिया है। तो अब एहसास हो रहा है, तो मैं पी रहा हूँ कि ऐसा ना हो डिहाइड्रेशन हो जाए, क्योंकि सिम्टम्स तो ऐसे ही लग रहे हैं, मसल्स में खिंचाव तभी होता है। तो ठीक है, तो चूँकि फिर थोड़ी वीकनेस सी लगने लगती है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई और एडजस्ट हो जाऊँ। और दूसरा कारण ये है कि लिंगा घाट के बाद या लिंगा पौड़ी लिंगा जो भी था उसके बाद में जो है थोड़ा सा मालूम करके जाना चाह रहा हूँ मैं। तो अनजान रास्ते पर किनारे का रास्ता शुरू होता है, क्योंकि रोड का नहीं लूँगा मैं। सोचा तो यही है, फिर मैया की इच्छा जैसी, तो फिर उस पर थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि भाई कहाँ कितनी दूरी पर क्या है। एकदम भी नहीं कि आप 4, 4:30, 5 बजे सपोज करो निकल लिए, तो आप कितना चल पाएंगे अंधेरा होने के पहले। और उधर अंधेरा होना ठीक नहीं है, क्योंकि रोड नहीं, किनारे का रास्ता है, पता नहीं कैसा है, जंगल है, पहाड़ है, क्या है, आप कुछ नहीं जानते। तो थोड़ा सा मालूम करना ठीक है, बस यही है। हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक सज्जन हैं मंडला के, उनने कल मैसेज किया था, ईमेल किया था कि वो मिलना चाहते हैं, वो रास्ते में भी आ जाएंगे। तो कल मैसेज तो मैंने शाम को जब मैं रुका तभी देखा मैंने, फिर मैंने रिप्लाई किया, तो वो आज शायद आएंगे रास्ते में, तो उसमें भी थोड़ा समय लग जाएगा। और तो बस यही है नर्मदे हर कि इन सब 2 घंटे करीब मैंने कपड़े सुखाने में लगा दिए, तब भी वो पूरे नहीं सूखे हैं, क्योंकि धूप है, तेज़ है, लेकिन ठंडक भी है। तो भाई कपड़े तो बहुत ज़रूरी थे। देखिए वो 7-8 किलोमीटर आप कम कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े तो आपको 3-4 दिन में तो कम से कम एक बार धुलना ही पड़ेंगे ना, सुखाना पड़ेंगे। और सफ़ेद तो और भी जल्दी गंदे हो जाती हैं। खैर तभी मैंने सफ़ेद वाले पहन लिए हैं, तो वो तो 1-2 दिन में ही धुलना पड़ेंगे। कहीं ऐसी धूप होती रहेगी तो फिर ठीक है, क्योंकि धुलने की व्यवस्था फिर भी हो जाती है, सुखाने में मुश्किल आती है। तो अगर लग रहा है कि सूख सकते हैं तो धुलने की जुगाड़ की जा सकती है। 1 दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, तीसरे दिन संभवतः मिल ही जाती है। अभी एक गांव निकला है, मोहनिया करके कुछ तो था, और अभी बंजारी घाट करके मंदिर आएगा 2 किलोमीटर दूर, 2.3 किलोमीटर दिखा रहा था जहाँ मैं बैठा था। यहाँ मैं बैठा था माने बीच में मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया एक जगह। तो बंजारी घाट में शायद हनुमान जी का और बंजारी माता का मंदिर है। इधर ही ऐसे टेम्पो बहुत चलते हैं, ऑटो बड़े से, और पीछे आगे पीछे इधर उधर बिठाए रहती है लोगों को। तो इस रोड पर यही आम पब्लिक का आवागमन का साधन है। बसेस ज़्यादा नहीं दिख रही हैं चलते हुए। खैर तो अगला विश्राम वहाँ होगा, तो ऐसे रुकते रुकते जा रहा हूँ आज मैं। और समय हुआ है 1:45। ये है बंजारी मंदिर, बंजारी माई है। और यहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ थोड़ी देर से। विकास श्रीवास्तव आए थे मंडला से, तो वो ये थोड़ा सा भोजन लाए हैं और कुर्ता लाए थे। तो 38 नंबर कुर्ता है, वो आया तो सही है, लेकिन क्या है कि लॉन्ग कुर्ता लिया है वो। तो वो गए हैं यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है पौड़ी लिंगा, कि वहाँ से उसे कट कराने के लिए। और जब तक मैं यहाँ बैठूँगा या फिर थोड़ा सा आगे जाऊँगा पता नहीं। तो बस यही है। और समय हुआ है अभी 2:42। तो समय हो गया है 3:30, 3:29, और मैं निकल लिया हूँ बंजारी मंदिर से। वो सज्जन जो आए थे मंडला से, वो कुर्ता सही कराने गए हैं पौड़ी लिंगा, तो वो भी उधर ही है, क्योंकि कोई टेलर को पकड़ना और टेलर मास्टर हाल की हाल करें तो आसान काम तो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, और फिर अगर समय लगेगा तो मैं वहाँ से आगे ना जाके रैन बसेरा है 2-3 किलोमीटर दाईं ओर, जैसे
कल गया था मैं मैया के किनारे और वापस आया था, ऐसे ही वापस आना पड़ेगा, बट वहाँ पहुँचा जा सकता है, तो वहाँ पर वो भी देते हुए चले जाएंगे वापस। कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है लिंगा घाट जो है वो वहाँ से दूर पड़ेगा। तो जो भी है पहले मैं वहाँ पहुँचता हूँ और फिर मालूम करूँगा और फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। और जो भोजन वो लाए थे उसमें से मैंने 2 पराठे खा लिए भाई, और उसका लड्डू भी था कुछ, तो बोल रहे थे काहे का है, गर्म होता है, तो वो खा लिया। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा लाए थे, तो 2 पराठे सब्ज़ी बच गई, तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो मैंने उधर रख दी। बोला भाई गाय को डाल देना, और आगे बढ़ लिए। तो दोस्तों पौड़ी लिंगा में कुछ मार्केट लगा हुआ है, हाट जैसे होता है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और बोलती हैं महीने में शायद एक बार लगता है या कुछ तो है, तो निकलने में बड़ी समस्या आई वहाँ से। बाकी जो ये टंकी दिख रहे हैं ना आप, ये टंकी देख लीजिए रोड से, और इसका रास्ता पूछ के इधर से रास्ता पकड़ लीजिए, तो ये आपको लिंगा घाट ले जाएगा। तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। और उम्मीद है वहाँ पर होगी रुकने की व्यवस्था, तो वहीं रुकूंगा आज। तो दोस्तों बस एक छोटी सी बात करूंगा आज मैं। आजकल के वीडियो में क्या है, केवल रास्ता ही दिखाते हैं और कुछ बात करते नहीं हैं। और कल का वीडियो काफ़ी छोटा था, आज का भी छोटा ही होगा, जो मैं जान के ही ऐसा कर रहा हूँ। तो बात केवल ये है कि आप में से अधिकतर लोगों ने समुद्र तो देखा ही होगा, और अगर कोई पूछेगा कि समुद्र कैसा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि भाई बहुत बड़ा है, अनंत है। अनंत बोले तो इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन उसका और छोर नहीं दिखता है। बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और पानी ठंडा होता है, उसमें खारा जल होता है, नमक होता है काफ़ी सॉल्टी, उससे नमक बनता है, उसमें जहाज़ चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है। आप खुद सोचिए आपके जवाब क्या क्या होंगे। लेकिन 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 ये समुद्र नहीं है। समुद्र के अंदर का जो जीवन है उसके बारे में 1% भी अभी तक कोई नहीं जानता है। और अगर कोई, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट से जिसने समुद्र के नीचे गए हैं वैज्ञानिकों ने खोज करने के लिए, ज़्यादा अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए, तो बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जीवाश्म की, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं वनस्पति की, इतनी सारी कि जो कि धरती पर होती ही नहीं है। कई जीवाश्म ऐसे होते हैं जो कि हज़ारों साल में बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ती हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ती हैं हज़ारों साल में, उन्हें मेजर करना तक मुश्किल होता है। कई पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, उसमें कोई चेंज ही नहीं देखोगे आप। ऐसा एक इंसिडेंट मैंने पेपर में पढ़ा था एक बार, कि वैज्ञानिक कुछ कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बाद में मालूम चला कि भाई कारण कुछ और ही है। तो जो रहस्य हैं वो कोई जानता ही नहीं है। तो ये तो केवल मैं एक बात कर रहा हूँ समुद्र की। देखिए, आप अगर आध्यात्म के रहस्य को समझना चाहती हैं, धर्म को, भगवान को, इनफाइनाइट ऊर्जा को समझना चाहती हैं, तो इतना आसान नहीं है कि आप केवल थोड़ा पैर छुएं, हल्का सा देखें और समझ जाएं। उसमें आपको पूरी तरह डूबना होगा, और डूबे रहना होगा, और कोशिश करते रहनी होगी, और गहरा गहरा डूबते जाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। केवल मैं एक छोटी सी बात ही बोलूँगा, जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे उन्हें लगेगा कि ज्ञान की एक और बात बोल दी फालतू का। क्योंकि ज़्यादा बोलता हूँ, एक बार मैंने कोशिश की थी तो लोगों को कुछ नहीं आता है भाई समझ में, और कुछ को लगता है कि ज्ञान झाड़ा जा रहा है। तो मैं नहीं बोलूँगा ट्यूनिंग, मैं नहीं बोलूँगा नॉइस एंड फ्रिक्वेंसी, मैं नहीं बोलूँगा सही चैनल पे ये फ्रिक्वेंसी रिसीव करने की, क्योंकि वो सब बहुत बात की बातें होती हैं। बस इतना ही समझ लीजिए कि आप ऐसे ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें समझ नहीं सकती हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। तो आपको जो भी, आप भक्ति मार्ग पे हैं या आप कैसे भी हैं, आपको डूबना होगा उसमें। और डूबने का मतलब आप समझते होंगे, अगर कोई पानी में, तालाब में डूबा है माने जब आप अंदर जाते हैं तो कैसा लगता है।
तो यही है, डूबिए, गोते खाते रहिए, छटपटाइए, डरिए मत। छटपटाएंगे, मरेंगे नहीं। इसमें डूबने से नहीं मरते हैं, ऐसे पानी में डूबने से मर जाएंगे। और वो फीलिंग किसी किसी को हो सकता है, किसी ने देखी हो कोई ऐसे घटना से। मैं नहीं चाहता भाई कोई ऐसे दुर्घटना से गुजरा हो, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब यही है कि आपको पूरी तरह से उसमें डूब जाना होगा और फिर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये मैं आज बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल एक संत थे, उनसे चर्चा हो रही थी, तो बस बात वो भी वही कर रहे थे। काफ़ी अच्छे संत थे, वो भी वही कर रहे थे फ्रिक्वेंसी की। वो थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे थे, बोल रहे थे एक फ्रिक्वेंसी सही, बाकी सब नॉइस हैं। और भाई मैं अपने अलग तरीके से बोलता हूँ कि ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ लिंगा घाट, और लिंगा घाट में आज विश्राम होगा। देखते हैं कितना दूर है। सामने एक जीर्ण शीर्ण पुरानी सी पानी की टंकी दिख रही है, हो सकता है उधर बसाहट हो। जीर्ण शीर्ण सी दिख रही है बट चालू होगी वो। और देखिए एक सज्जन और 4 बच्चे मोटरसाइकिल पर हैं। तो ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़ मैया के उस पार है। ये मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ, क्योंकि जो बीच में गैप होता है, और भी मैंने कई बार बोला है, तो गैप बता देता है कि भाई ये मैया का पात्र है इसके पहले। तो इसके लिए संभवतः मैं जा रहा हूँ सामने की ओर। इधर भी वो पहाड़ है, तो 1 किलोमीटर तो होना ही चाहिए, देख के लग रहा है कम से कम। और चलना होगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी चलना हो। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई यही सही लिंगा घाट है, ऐसा ना हो कि गूगल मैप फिर से धोखा दे दी। हालांकि मैंने वहाँ पर पूछा, 2-3 लोग से क्रॉस चेक किया था, तो वो बोल रहे थे कि यही है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ लिंगा घाट, और सामने ही घाट है, किनारा है मैया का। और जहाँ पे नर्मदा कुटी नाम की जो जगह थी, जहाँ पे मैं रुकने की सोच रहा था, वो भर गया है। उसमें छोटी सी जगह है, तो मुझे बताया कि भाई 3-4 लोग ऑलरेडी इसमें रुके हुए हैं, परिक्रमावासी शायद 3, तो और जगह नहीं है। तो एक बाबा रहते हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला कि यहाँ रुक जाइए, नहीं तो फिर बोल रहे थे 1.5-2 किलोमीटर आगे किनारे पे जाने पे कोई भारती जी हैं, उनका भी आश्रम चला रहे हैं। तो मैं जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने बोला, तो फिर मैं यहीं रुक गया हूँ। तो ये देखिए ये कुटिया है। अब कुटिया खुली हुई है ऊपर से, कहीं कहीं से ये देखिए जो तांत की बोरी होती है उनसे थोड़ा बहुत पैक कर दिया है, लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा खुला हुआ है। तो ठंड तो रहेगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये देखिए इधर से भी खुला हुआ है, और ऊपर से भी ऐसे ही है। तो ये है छोटी सी कुटिया। तो ये मेरा आसन है। बाकी ठंड तो ज़्यादा रहेगी, इसे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी है आज रात्रि विश्राम यहीं होगा। और मैं आज भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि जो श्रीवास्तव जी जो लाए थे उसमें से 2 पराठे मैंने लेट ही खाए हैं, आज भोजन नहीं किया था मैंने दिन में। तो अब मैं रात्रि में भोजन नहीं करना है। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।